अस्सलामुअलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर 1 केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम में आज हमारे टॉपिक्स हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। हमें पता है कि जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस एक दूसरे के साथ ऐसे रिएक्ट करें कि कोई केमिकल चेंज वाक़ई हो, यानी कि कोई भी ऐसा चेंज जो कि रिवर्स नहीं हो सकता है और उसके नतीजे में कोई नई चीज़ बन जाए, तो ऐसे प्रोसेस को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस के साथ कंबाइन होती है तो एक केमिकल चेंज होता है और वाटर बनता है। तो ये जो प्रोसेस है ये केमिकल रिएक्शन कहलाता है। केमिकल रिएक्शन की दो टाइप्स हैं। एक ऐसे रिएक्शन जिनमें रिएक्टेंट कम्प्लीटली प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं, और जब रिएक्टेंट सारे बच्चों को पता ही होगा कि ये जो स्टार्टिंग सब्सटेंसेस हैं ये रिएक्टेंट कहलाते हैं, और कंबाइन होने के बाद केमिकल चेंज होने के बाद फिर जो चीज़ बनती है वो प्रोडक्ट कहलाती है। तो जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस कंबाइन होंगे, कोई केमिकल चेंज होगा जिसके नतीजे में कोई नई चीज़ बनेगी, तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? केमिकल रिएक्शन कहलाएगा, जो कि 9th क्लास में हम पढ़ भी चुके हैं। तो यहाँ पे रिएक्शन की दो टाइप्स हैं। एक रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें रिएक्टेंट्स कम्प्लीटली प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं, और जब रिएक्टेंट ख़त्म हो जाती हैं तो फिर रिएक्शन जो है वो स्टॉप हो जाता है। तो ये वाली रिएक्शन की जो टाइप है ये इर्रिवर्सिबल रिएक्शन या फिर कंप्लीट रिएक्शन कहलाते हैं। लेकिन कुछ रिएक्शन ऐसे भी होते हैं जो कभी भी कंप्लीट नहीं होते। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हाइड्रोजन आयोडीन के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है, और ये जो रिएक्शन है ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये रिएक्शन जो है ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होते हैं, फिर प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट होंगे, रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर, और ये जो सिलसिला है ये चलता रहता है, और रिएक्शन जो है वो कभी भी स्टॉप नहीं होता। तो इस तरह के रिएक्शन को हम डबल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे जो है ये देखें, ये फॉरवर्ड रिएक्शन को, और ये जो है ये वाला एरो रिवर्स रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो रिएक्शन जो कि लेफ़्ट टू राइट हो रहा है फॉरवर्ड रिएक्शन है, और ये वाला रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन आयोडाइड डिकम्पोज होके हाइड्रोजन और आयोडीन बनाता है ये रिवर्स रिएक्शन है। तो ऐसे रिएक्शन जो है ये दोनों डायरेक्शन के अंदर होते हैं। रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट बना रहे हैं तो फॉरवर्ड डायरेक्शन है, और जब ये जो हाइड्रोजन आयोडाइड है डीकम्पोज हो रहा है और डीकम्पोज होने के बाद दोबारा से रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, तो ये जो डायरेक्शन है ये रिवर्स डायरेक्शन है। तो अगर हम इर्रिवर्सिबल रिएक्शन और रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर डिफरेंसेस देखें, तो ये वाला जो रिएक्शन है इर्रिवर्सिबल, ये सिर्फ एक डायरेक्शन के अंदर हो रहा है, यानी कि फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। और अगर हम रिवर्सिबल रिएक्शन को देखेंगे तो दोनों डायरेक्शन के अंदर हो रहा है, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट एंड फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट। ये वाला जो रिएक्शन है इर्रिवर्सिबल, जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे तो ये रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। लेकिन जो रिवर्सिबल रिएक्शन है ये कभी भी स्टॉप नहीं होगा। रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर और प्रोडक्ट रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट होते रहेंगे। अगर बाय फोर्स हम इसे रोकेंगे तो तब रुकेगा, वरना कंटिन्यूसली होते रहते हैं ये वाले रिएक्शन। इर्रिवर्सिबल रिएक्शन को हम सिंगल एरो से रिप्रेजेंट करेंगे, और रिवर्सिबल रिएक्शन को हम डबल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तो हो गया हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन। कि रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है? जो कि बोथ डायरेक्शन में होता है, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट एंड फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट। रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर और प्रोडक्ट रिएक्टेंट के अंदर कंटिन्यूसली कन्वर्ट जो हैं वो होते रहते हैं। अब आप देखिए कि जब रिएक्शन स्टार्ट होगा तो उस वक्त
प्रोडक्ट जो है उस वक्त जो रिएक्टेंट जो है वो मैक्सिमम क्वांटिटी के अंदर होंगे और प्रोडक्ट जो है वो अभी बना ही नहीं है, तो इसकी क्वांटिटी अभी 0 है। तो जो फॉरवर्ड रिएक्शन है ये बहुत फास्ट स्पीड के अंदर होगा, इसलिए कि प्रोडक्ट यहाँ पे मौजूद है ही नहीं। तो जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो स्पीडी होगा, बहुत तेज़ होगा। जब थोड़ा सा टाइम इसके ऊपर गुजरेगा तो प्रोडक्ट जो है वो वापस रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता फिर रिवर्स रिएक्शन की स्पीड बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो स्टार्ट में फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट होता है, विद द पैसेज ऑफ टाइम रिवर्स रिएक्शन फास्ट होने लगता है। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आता है जब फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन दोनों इक्वल स्पीड के साथ होते हैं। अगर हम इसको एक ग्राफ के ज़रिए से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें तो फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत स्पीड से शुरू हो रहा है और स्पीड से शुरू होता है, आहिस्ता आहिस्ता से इसकी स्पीड कम हो रही है और फिर एक वक्त ये आएगा कि ये स्मूथली होता जाएगा। और अगर रिवर्स रिएक्शन को देखें तो ये बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है और आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ता जाएगा, फिर एक वक्त ये आएगा कि ये भी स्मूथली यहाँ पे आके जो है वो होने लग जाएगा। तो ये वाला जो पॉइंट है जिस पे फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन दोनों एक स्पीड के साथ होने लगेंगे, ये कहलाता है केमिकल इक्विलिब्रियम। अगर हम इस स्टेज के ऊपर देखें तो फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन दोनों की स्पीड बिल्कुल सेम होती है। अगर हम देखें तो रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन होगा, यानी जो मोल क्वांटिटीज़ होंगी और जो प्रोडक्ट की मोल क्वांटिटीज़ होंगी या कंसंट्रेशन होगा, इस स्टेज के ऊपर दोनों बिल्कुल इक्वल रहेंगे और दोनों के अंदर किसी किस्म का कोई चेंज हमें फील नहीं होगा। किस स्टेज के ऊपर? केमिकल इक्विलिब्रियम के ऊपर। तो व्हाट इज़ केमिकल इक्विलिब्रियम? ये वो पॉइंट है जिस पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, जब भी बात होगी रेट ऑफ रिएक्शन की, तो आपको अंडरस्टैंड करना है कि स्पीड की बात हो रही है। तो व्हाट इज़ केमिकल इक्विलिब्रियम? द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। वो पॉइंट जिसके ऊपर फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन दोनों की स्पीड बिल्कुल इक्वल और बिल्कुल स्मूथ होने लग जाए, वो क्या कहलाता है? केमिकल इक्विलिब्रियम कहलाता है। इस पॉइंट पे जो मोलर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का होगा वही मोलर कंसंट्रेशन प्रोडक्ट का होगा और बज़ाहिर हमें ये फ़ील होगा कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन के अंदर किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आ रहा। लेकिन चेंज क्या है कि रिएक्टेंट कंटिन्यूसली प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं और प्रोडक्ट कंटिन्यूसली रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। बज़ाहिर लग रहा है कि दोनों की क्वांटिटीज़ में कोई फ़र्क नहीं आ रहा, लेकिन रिएक्शन कंटिन्यूसली हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे बात हो रही है कि ये जो इक्विलिब्रियम है जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन दोनों इक्वल हैं और दोनों की क्वांटिटीज़ बिल्कुल इक्वल हैं, इसको हम डायनामिक इक्विलिब्रियम क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ पे रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट कन्वर्ट हो रहा है रिएक्टेंट के अंदर और यहाँ पे मुसलसल जो है कंटिन्यूसली यहाँ पे वर्किंग हो रही है, तो डायनामिक इक्विलिब्रियम कहलाता है। इक्विलिब्रियम की दो टाइप्स हैं, एक कहलाता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम और एक कहलाता है डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम जो है वो स्टैटिक, फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग है अपनी जगह पे खड़ी हुई है, उसके ऊपर बहुत सारे फैक्टर्स हैं, एक्सटर्नल प्रेशर है, एयर प्रेशर वगैरह उसके ऊपर जो है वो इफ़ेक्ट कर रहा है, मगर उसके नतीजे में कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, तो वो कौन सा इक्विलिब्रियम है? वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। लेकिन यहाँ पे मुसलसल वर्किंग हो रही है और ये जो इक्विलिब्रियम है ये कौन सा है? डायनामिक इक्विलिब्रियम है। अब यहाँ पे हम ये बात करेंगे कि अगर इक्विलिब्रियम डेवलप हो गया है तो कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो बिल्कुल दो फैक्टर्स हैं जो इस केमिकल इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हैं। पहला जो फैक्टर है वो क्वांटिटीज़ हैं। यहाँ पे देखें आप, हाइड्रोजन का 1 मोल है, आयोडीन का 1 मोल है। अगर मैं यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन चेंज कर दूँ, दोनों के 2-2 मोल कर दूँ,
इक्विलिब्रियम डेवलप हुआ था कब, जब दोनों का एक एक मोल था। लेकिन अगर अब इसका कंसंट्रेशन चेंज कर दिया जाए, यहाँ पे हाइड्रोजन के भी 2 मोल ले ली जाए, आयोडीन के भी 2 मोल ले ली जाए, तो फिर क्या होगा, कि इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम दोबारा डेवलप हो जाएगा। तो एक फैक्टर क्या हो गया कि अगर क्वांटिटीज़ को चेंज कर दिया जाए तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो सकता है। और दूसरा फैक्टर क्या है कि अगर टेम्परेचर चेंज कर दिया जाए, अगर हम इसको हीट करना शुरू कर देंगे तो जाहिर है कि रिएक्शन फास्ट होना शुरू हो जाएगा, रिएक्शन डिस्टर्ब होगा। तो अगर हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तब भी यहाँ पे जो है वो रिएक्शन या इक्विलिब्रियम जो है वो डिस्टर्ब होता है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम दोबारा डेवलप हो जाता है। तो इक्विलिब्रियम को कौन से 2 फैक्टर्स डिस्टर्ब करते हैं, एक क्वांटिटीज़ में अगर चेंज आए तो डिस्टर्ब होगा, और दूसरा अगर टेम्परेचर को चेंज कर दिया जाए तो फिर इक्विलिब्रियम चेंज हो जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक था रिवर्सिबल रिएक्शन। तो कौन सा रिएक्शन है रिवर्सिबल रिएक्शन, जो कि कभी भी स्टॉप नहीं होते। रिएक्टेंट कन्वर्ट होंगे प्रोडक्ट के अंदर, प्रोडक्ट कन्वर्ट होंगे रिएक्टेंट के अंदर, कंटिन्यूसली होते रहेंगे। और ऐसे रिएक्शन जो कि कंप्लीट हो जाते हैं, जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएं तो रिएक्शन स्टॉप हो जाते हैं, ये कहलाते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन बोथ डायरेक्शन के अंदर होते हैं, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट एंड फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट, जबकि इरिवर्सिबल रिएक्शन सिर्फ एक ही डायरेक्शन के अंदर होंगे, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। रिवर्सिबल रिएक्शन को हम डबल एरो से रिप्रेजेंट करेंगे और इरिवर्सिबल रिएक्शन को हम सिंगल एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। रिवर्सिबल रिएक्शन की बात की कि यहाँ पे केमिकल इक्विलिब्रियम डेवलप होता है। केमिकल इक्विलिब्रियम कब डेवलप होता है, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इक्वल हो जाए। हमने पढ़ा कि शुरू में क्या होगा कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट होगा और फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट होगा, जो कि आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा, फिर स्मूथ हो जाएगा। विद द पैसेज ऑफ टाइम रिवर्स रिएक्शन जो है वो, जो कि 0 से स्टार्ट हो रहा था, बढ़ता जाएगा, फिर एक वक्त ये आएगा कि ये स्मूथ हो जाएगा। और ये पॉइंट जिस पे फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन इक्वल हो गए, ये कहलाएगा इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम जो है डायनामिक इक्विलिब्रियम, इसलिए कि यहाँ पे वर्किंग हो रही है रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, और प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट के अंदर कंटिन्यूसली चेंज हो रहे हैं। फिर हमने बात की कि कौन से फैक्टर्स हैं जो इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हैं। तो 2 फैक्टर हैं, एक अगर हम मोलर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की क्वांटिटीज़ को चेंज कर देंगे तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, अगर टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, लेकिन कुछ वक्त के बाद ये दोबारा से डेवलप हो जाएगा। डिस्टर्ब तो होगा लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम दोबारा से डेवलप हो जाएगा।